रुको भाई रुको, हमें यहीं उतरना है। वो बीच सड़क पर टैक्सी ड्राइवर को मुखातिब करते हुए बोली थी, मगर बाजी अभी तो आपकी मंजिल दूर है, फिर क्यों आप टैक्सी रुकवा रही हैं? टैक्सी ड्राइवर ने हैरत से इसको बोला। बस भाई हमें यहीं उतरना है, वो बेताबी से बोली। क्या हुआ है तुम्हें नाजिश? हमें तो आगे जाना है, यहाँ कहाँ उतर रही हो? सबा जो अब तक खामोश बैठी थी मुंह बनाते हुए बोली, बस तुम उतरो तो फिर बताती हूँ। इसने इसे तकरीबन खींचते हुए कहा था। अच्छा बाबा उतर रही हूँ, तुम गिराओ तो नहीं? सबा ने झल्लाते हुए कहा। उफ खुदाया, कसम से नाजिश तुम एकदम पागल हो। सिर्फ इस बूढ़े पीपल के दरख्त की खातिर तुम यहाँ उतरी हो? वाकई लोग ठीक कहते हैं, तुम्हारे ऊपर की एक मंजिल यकीनन खाली है। सबा ने नाजिश को बड़ी वारिफ्तगी से पीपल के दरख्त को देखते हुए कहा, जबकि नाजिश बहुत दिलचस्पी से इस दरख्त को देख रही थी। तुम्हें क्या पता इस दरख्त में क्या है? मैं तो इसे देखकर खो सी जाती हूँ। देखो इसकी लंबी घने शाखें बिल्कुल किसी हसीना के लंबे बालों की तरह इसके अतराफ फैली हुई हैं। इस दरख्त की कशिश मुझे अपनी जानिब खींचती है। खुदा के लिए बस करो नाजिश, तुम तो यूं इस फजूल दरख्त की शान में कसीदे पड़ रही हो जैसे ये दरख्त ना हुआ तुम्हारा महबूब हो। वाकई तुम्हारी एक नहीं ऊपर की सारी मंजिलें खाली हैं। कर लिया ना दीदार, अब चलो देर हो रही है, वो गुस्से से कहते हुए बोली थी। सबा नाजिश की खाला की बेटी थी और वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। सबा शादीशुदा थी और इसके 3 बच्चे भी थे। सबा सहन में लगे नलके पर धड़ाधड़ कपड़े धोने में मगन थी। और खुदाया, कितनी बार इनसे कहा है वॉशिंग मशीन ला दें, मगर मजाल है जो कान पर जूं लीखती हो। हाथ से कपड़े धो धो कर मैं तो आधी रह गई हूँ, मगर इन्हें क्या। वो कपड़े तार पर फैलाते हुए बड़बड़ा रही थी। अरे सबा क्या हुआ, किस पर गुस्सा निकाल रही हो? दरवाजा भी खुला छोड़ रखा है, मुन्ना बाहर गली में मिट्टी में खेल रहा है। कुछ होश करो यार, आजकल हालात कितने नाजुक हैं। नाजिश घर में दाखिल होते हुए कहने लगी, क्या होश करूं यार, मैं तो हलकान हो गई हूँ। सुबह से आसिम को तेज बुखार है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। समत भी घर पे लंच करते हैं। अब तुम बताओ, मैं अकेली जान हूँ और 100 काम, मैं तो उलझ कर रह गई हूँ। अगर पता होता कि शादी के बाद जिंदगी जंजाल बन जाएगी तो कभी शादी न करती। नाजो पली सबा अपने दुखड़े सुना रही थी। अरे सबा, ऐसा नहीं कहते, हालात सदा एक जैसे नहीं रहते, क्यों परेशान होती हो? अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम लेकर आसिम को हॉस्पिटल जाओ, घर के काम मैं देख लूंगी। शुक्रिया नाजिश, तुम कितनी अच्छी हो, हमेशा मेरे काम आती हो। अच्छा ये तो बताओ कैसे आना हुआ? वो यार मैं इसलिए आई थी कि अम्मी ने कहा था कि सबा से कहना शाम को हमारे घर कुछ ज़रूरी काम है, घर आके चक्कर लगा ले। हाँ हाँ याद आया। अच्छा खाला ने जो काम ज़िम्मे लगाया है इसका तुम्हें अंदाज़ा तो है ना? वो मानी खेज अंदाज में बोली। हाँ हाँ जानती हूँ, मुझे ठिकाने लगाने की प्लानिंग हो रही है चुपके चुपके, नाजिश ने हंसते हुए कहा। सबा वापस आई तो मारे हैरत की गुमसुम सी खड़ी रह गई। इसे गए हुए बमुश्किल 20 मिनट ही हुए थे। डॉक्टर ना मिलने की सूरत में वो यूं ही उल्टे कदमों वापस आ गई थी और ये देखकर इसे शदीद ताज्जुब था कि पूरा घर चमचम कर रहा था। तमाम धुले कपड़े तार पर फैले हुए थे, कटी हुई तरकारी पककर तैयार थी, सिंक के गंदे बर्तन साफ सुथरी हालत में अपनी जगह जगमग कर रहे थे और ये तमाम काम सिर्फ 20 मिनट में हो गए थे। ये क्या माजरा है नाजिश? अभी मुझे गए हुए थोड़ी ही देर हुई थी और तुमने सारे काम निपटा लिए इतनी जल्दी? बस देख लो यार, तुम्हें पता तो है मैं सारे काम चुटकी बजाते करती हूँ, वो खिलखिलाते हुए बोली, जबकि सबा किसी सोच में पड़ गई। नाजिश के हवाले से बहुत सी अजीब व गरीब बातें रिश्तेदारों में फैली हुई थी जो अब इसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। वाकई कुछ तो सदाकत है इन बातों में। क्या सोच रही हो तुम सबा? नाजिश ने इसे पुकारा। कुछ नहीं, बस यूं ही। शाम को सबा अपनी खाला के घर थी। हाँ खाला जान, नाजिश के लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। आप ठीक कहती हैं, लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं और सच कहूँ तो खुद मैं इस बारे में शक में पड़ी हुई हूँ। आपको पता है कल इसने मेरे ड्राइंग रूम के भारी भरकम सोफे अकेले खिसका लिए। मैं तो हैरान रह गई। आपको किसी मौलवी वगैरह के पास इसको लेकर जाना चाहिए, आगे इसकी शादी का भी मसला है। सबा अपनी खाला को समझाते हुए कह रही थी। वो तो ठीक है, मगर वो तो किसी के पास जाने को तैयार ही नहीं होती।
इसके अब्बू के इंतकाल को 2 साल गुजर गए हैं। मैं अकेली जान कब तक इसे घर बिठा कर रखूंगी। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द वो अपने घर की हो जाए, मगर इतनी खूबसूरत होने के बावजूद कोई इसका हाथ थामने को तैयार नहीं। पता नहीं क्या बनेगा। नाजिश की माँ ये कहते हुए रोने लगी थी। बस अम्मा, मैंने कह दिया है, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नाजिश से। आखिर क्या कमी है इसमें? समत ने हतमी लहजे में कहा था। अरे लड़के, क्या बावला हो गया है? माना है सूरत सीरत की अच्छी है, मगर इस पर जिन्नात हैं। ना बाबा ना, मैं तो कभी भी तुम्हारी शादी इस लड़की से ना करूंगी। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली। कौन कहता है इस पर जिन्नात हैं? इसने झल्लाते हुए कहा। कहना किसने है? सबा से पूछ लो, खानदान भर को पता है इसके किस्से का। अम्मी, अगर ऐसी बात है तो इसका इलाज भी तो होगा। मैं खुद किसी आमिल से बात करूंगा। समत के लहजे से लगता था कि वो किसी कीमत पर नाजिश से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। देखो बेटा, ये इतना आसान नहीं, ये जान जोखों का खेल है। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती, वो उसे समझाते हुए बोली थी, मगर समत नाराजगी से कमरे से निकल गया। समत नाजिश का ताया साथ था और वो इसे बचपन से बेहद पसंद करता था। अगले दिन समत बाबा जी के पास गया। बाबा जी, मैं बहुत आस से आपके पास आया हूँ। बहुत सौ को आजमा चुका हूँ, मगर सब बेसूद रहा। मेरा यकीन डगमगा कर रह गया है। आपसे पहले मैं जिस दर पर भी गया हूँ, वहाँ वक्त और पैसे के ज़या के बावजूद मेरा काम नहीं हो सका। समत ने इल्तिजाई लहजे में आमिल बाबा से कहा, बच्चा, पहले 10,000 रुपये दो और अपनी महबूब की कमीज मुझे ला कर दे दो। ऐसा अमल करूंगा कि आइंदा वो जिन कभी तुम्हारे महबूब के पास नहीं आएगा। और बच्चा, ये पैसे अभी हम अपने लिए नहीं लेते, बल्कि ये इसी मुश्किल अमल के खर्चात हैं। आमिल ने अपने मखसूस अंदाज में कहा था और समत मशीनी अंदाज में सर हिलाता रहा। फिर इसने फौरन ही 10,000 रुपये आमिल बाबा की हथेली में रख दिए। 2 रोज बाद जब समत बाबा जी के दर पर मतलूबा सामान लेकर गया तो ये देखकर इसके औसान ही खता हो गए कि ना सिर्फ बाबा जी बल्कि इनकी कुटिया भी वहां से गायब थी। पता करने पर इसे मालूम हुआ कि बाबा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वो वजह बताए बगैर कहीं कूच कर गए हैं। एक दिन वो एक और बड़े आमिल को नाजिश के पास लेकर गया था, जिसे देखते ही नाजिश आपे से बाहर हो गई थी। आमिल इसका इलाज तो क्या करता, खुद इसकी जान के लाले पड़ गए। नाजिश के जिन ने इसकी वो दुर्गत बनाई कि आमिल को भागते ही बन पड़ी। इस आमिल के जाने के बाद नाजिश ने समत को गुस्से से घूरते हुए कहा, देखो समत, मेरे मामले में ना पड़ो, मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरी मंजिल कुछ और है और तुम्हारी कुछ और। मगर समत नाजिश की बातों को नजरअंदाज करते हुए एक के बाद एक आमिल को लाता रहा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर इस तरह समत नाजिश को ठीक करते करते खुद पागल हो गया। मैं लाहौर मेंटल हॉस्पिटल में एक नर्स हूँ। समत की बहन बिनिश मेरी दोस्त निकली। वो अपने पागल भाई के इलाज के सिलसिले में आई हुई थी और अपने भाई के पागल होने की कहानी मुझे सुना रही थी। बिनिश, आखिर क्या वजह थी? कोई भी आमिल इस जिन से नाजिश की जान नहीं छुड़ा सका। मैंने एकदम बिनिश से ये सवाल कर दिया, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। बिनिश ने अजीब से लहजे में कहा, मगर क्यों मुमकिन नहीं था? मैंने उलझन में पूछा। क्योंकि इस पर कोई जिन नहीं था, बल्कि वो खुद जिन साथी थी। क्या मतलब? मारे हैरत की मेरी चीख निकल गई। हाँ समीना, जिस पीपल के दरख्त की वो दीवानी थी, वहीं इसका और इसके खानदान का बसेरा था। ये तमाम बातें एक बहुत पूंजे हुए बुजुर्ग ने समत को बताई थी, मगर इसने इन पर यकीन करने के बजाय आमलों के चक्कर में पड़ा रहा। वो नतीजतन खुद पागल हो गया। दरअसल बहुत सालों पहले जब बचपन में नाजिश और इसके वालिदैन कार में कहीं जा रहे थे तो इस दरख्त के पास एक हादसे में नाजिश फौत हो गई थी और वो नेक और हमदर्द जन्नात जो इस दरख्त पर आबाद थे, इन्होंने अपनी बेटी को नाजिश की जगह दे दी ताकि इसके वालिदैन दुखी न हों। तब से वो नाजिश बनकर आंटी और अंकल के साथ रह रही थी। ताहम हकीकत आश्कार होते ही वो वापस अपनी दुनिया में चली गई है। मैं हैरत से इसकी बातें सुन रही थी। क्या ये सच्ची कहानी है या बिनिश की मनगढ़ंत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।